आजादी के 70 साल बाद भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आरक्षण सही लोगों तक पहुंच पा रहा है? क्या इसका लाभ वही लोग बार बार उठा रहे हैं जो अब जरूरतमंद नहीं है? भारत में आरक्षण केवल एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसे एक ऐसा माध्यम बनाया था जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी शिक्षा, नौकरी और जीवन के अवसर मिल सके। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आरक्षण सही लोगों तक पहुंच पा रहा है? क्या इसका लाभ वही लोग बार बार उठा रहे हैं जो अब जरूरतमंद नहीं है? इन्हीं सवालों का विश्लेषण किया है पद्मश्री से सम्मानित नेत्र विशेषज्ञ और राज्यसभा सांसद, पूर्व एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर विकास महात्मे ने। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे बीच इनके स्टूडियो में आने। धन्यवाद और नमस्ते। दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमस्ते। उनका प्रस्ताव है वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम, एक ऐसा मॉडल जो जाति के साथ साथ सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को भी मापेगा ताकि आरक्षण का असली लाभ असली जरूरतमंद तक पहुंचे। तो चलिए इस पूरे विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। महात्मे जी, आपके अनुसार आज की आरक्षण व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी क्या है? निशा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज तो आरक्षण पे कोई चर्चा भी करना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा लगता है, डर लगता है सबको कि कहीं वो बुमरांग ना हो इलेक्शन पे, तो इसलिए इस पे चर्चा नहीं होती। लेकिन आपको और सबको पता है कि आज आरक्षण का लाभ, आरक्षण जरूरी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसका लाभ सचमुच जिनको चाहिए वहां तक के पहुंच रहा क्या, ये सवाल है। जैसा उसका उद्देश्य क्या है, जो सामाजिक रीत्या और जो शैक्षिक रीत्या पिछड़े हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो आप आज देखेंगे कि समझो ओबीसी में 2633 जातियां हैं, उसमें से जो अभी जस्टिस जी रोहिणी कमीशन आदरणीय मोदी जी ने लगाया था, उनका रिपोर्ट है कि उन 2633 में से सिर्फ 10 जातियां उनका लाभ ले रही है, 24.95%, और बाकी 983 जो जातियां हैं वो उन्होंने आज तक के एक भी लाभ नहीं उठाया, शैक्षिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, नौकरी वगैरह तो है नहीं। तो ये जो रिपोर्ट है ये आंख खोलने वाला है। हमारा पहले अनुभव था, मैं आपको एक बताऊंगा कि मातंग समाज के लोग आए थे मेरे तरफ, वो बोल रहे थे हमको ये नौकरियां नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, शिक्षा में हमको तकलीफ होती है। वो बोला आपको तो आरक्षण है, एससी में आप आते हैं, तो और क्या चाहिए? वो बोले लेकिन जो जातियां सामने गई है, जैसे इसमें महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र की बात करें तो महार या नवबुद्ध बोलते अपन, वो काफी अच्छे से उन्होंने वो आगे पढ़ाई करके वो आगे बढ़े हुए, तो वही जातियां उनका लाभ ले रही। तो मातंग समाज वालों को नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि इसका सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तभी हमारे तक के ये लाभ पहुंचेगा। मातंग हाँ मांग, तो ये सच है। अब ओबीसी का यदि देखेंगे तो मैंने बताया था जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का जो रिपोर्ट है, उसमें आप देखेंगे तो 10 जातियां जिनका यानी ओबीसी में 2633 कास्ट हैं, तो उसमें से 10 जातियां जिनका पॉपुलेशन हार्डली 1% से भी कम होगा, लेकिन वो 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें का 25% लाभ तो वही ले रहे हैं। 983 को कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, इनके लोग रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा है, आईपीएस ऑफिसर, इंजीनियर्स,
जो बाकी शैक्षिक रीत्या बहुत आगे चले गए। तो अपने को सॉल्यूशन क्या चाहिए कि कास्ट वही रहे, परसेंटेज वही रहे, क्योंकि इसमें एक एजम्पशन लिया हुआ है हमने कि ऑल 27% इन ओबीसी आर इक्वल। जो हम सबको पता है वो इक्वल नहीं है, समान तो है नहीं, अलग अलग है। तो ये एजम्पशन गलत होने से हमारा थोड़ा ऐसे हो रहा है कि लाभ वो हुई फैमिलीज और कुछ ही कास्ट ले रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए मैंने जो सुझाव दिया है उसमें एक फैमिली या एक पर्सन तक के जो पिछड़ा है, जैसे मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनगर कम्युनिटी से आता हूँ और ओबीसी में आता हूँ, ठीक है, क्रीमी लेयर का। तो यदि मेरी कास्ट में जो भेड़ पालते, बकरियां पालते हैं, वो जंगल में घूमते हैं, अब उनकी बेटी जो जंगल में घूम रहे अनपढ़ है, उनकी बेटी और मेरा बेटा, इनकी यदि कंपटीशन हो तो आपको क्या लगता है? थोड़ा हाँ, विचारात्मक है ये। हाँ, कास्ट एक ही है, तो वो जो कंपटीशन है वो सही नहीं है, भले ही हम एक ही कास्ट से हैं। और समझो आज से 100 साल तक ये दोनों परिवार आगे चलते जाएं तो भी वो हमेशा कंपटीशन मेरे फैमिली से वो फैमिली कभी कॉम्पीट नहीं कर पाई, यानी 100 साल तक के भी रिजर्वेशन का फायदा उनको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए डेफिनेटली हमको ही कुछ सॉल्यूशन देना पड़ेगा, और ये सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। मैं सबको कहता हूं कि जो भी ये यानी सॉल्यूशन निकालेंगे उनके खिलाफ कुछ ना कुछ लोगों की प्रतिक्रिया रहती है, इसलिए इसमें अपन कास्ट वही रख रहे, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन वही रख रहे हैं, लेकिन जिनके माँ बाप अनपढ़ है उनको प्रायोरिटी दे, कुछ पॉइंट्स देके, कुछ मार्क्स देके, तो यानी उनको पहले प्रेफरेंस हो जाए। क्योंकि अपने को पता है जो जिनके माँ बाप अनपढ़ है उनको बहुत डिफिकल्टीज है आगे पढ़ने में। वैसे जो रिपर विलेजेस में से आते हैं, तो आपको पता है अभी 11वीं 12वीं नीट की एग्जाम है, कोई कॉलेज में नहीं जाता, सब क्लासेस लगा रहे हैं। अब जो यानी बहुत दूरी के जो विलेजेस है वो क्लासेस के लिए कहाँ जाएंगे, और उनको कॉम्पीट करना है शहरी लोगों के साथ जो क्लासेस लगा रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी एग्जाम ली जाती है, उनको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से एग्जाम देना है, भले ही नॉलेज कम हो लेकिन एग्जाम देने का तरीका उनको पता रहता है। तो वैसे उनको प्रायोरिटी मिले, कास्ट वही रहे, परसेंटेज वही रहे। वैसे ही समझो जिला परिषद है, कारपोरेशन का स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं 5वीं से, समझो, तो मुझे बताओ मैं मेरे बेटे को कभी जिला परिषद स्कूल में नहीं डालूंगा, तो उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। ये यदि हम करते हैं तो जो परिवार बहुत पीछे है वो आगे आएंगे। ये सबसे बड़ा जो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो सपना है कि जो सामाजिक रीत्या या शैक्षिक रीत्या पिछड़ा है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये जब तक के नहीं होगा तब तक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मकसद क्या था, वही था। अब ये जो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो सबसे पिछड़े हैं उनको हम प्राधान्य दें, जैसे हम बोलते हैं अंत्योदय, तो वो कास्ट में जो पिछले हैं उनको अपन आगे ला रहे हैं, उनको अपन हाथ दे रहे हैं कि ताकि वो ऊपर आ जाए, सर्वसामान्य लोगों के साथ रहे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका जो उपयोग होगा, फायदा होगा, ये होगा। दूसरा, ये एक ही देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ हर कास्ट वाले लोग बोलेंगे हम पिछड़े हैं। अब इसमें ना लोगों को लगता है इसमें क्या है, इसमें ये बहुत समझना चाहिए कि हमारी मानसिकता, हम जब पिछड़े हैं ऐसा समझते हैं ना, तो हम सरकार को दोष दे देते कि सरकार की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं खुद कुछ करूं, ये मानसिकता नहीं रहती।
तो इसलिए क्या हो रहा है, आप देखेंगे हर बार हर कास्ट के लोग बड़े बड़े मोर्चे निकालते हैं। हाँ। मैंने भी निकाला हुआ है, लेकिन हम पिछड़ेपन का, या हमको एससी में लो, एसटी में लो, या ओबीसी में लो, मोर्चे निकालना बड़े यानी वैसे कोई बुरी बात नहीं है, वो जरूरी भी है, लेकिन उसके साथ हिंसाचार होता है, तो हिंसाचार से परेशानी हो जाती है। तो ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। जो भी उस कास्ट के पढ़े लिखे और रिच पीपल हैं, जो पर्सन्स हैं जो काफी आगे गए हैं, वो रास्ते पे नहीं आएंगे जब मोर्चा रहेगा तो, लेकिन वो पैसा देंगे, वो सभी उनकी सुविधाएं करेंगे और सबको बोलेंगे कि कुछ ना कुछ न्यूज आना चाहिए। तो न्यूज आने के लिए वो फिर वायलेंस के तरफ जाते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये मोर्चा रास्ते पे आएंगे लेकिन फायदा तो मुझे ही होने वाला है। जब उनको पता चलेगा कि फायदा मुझे होने वाला नहीं है, फायदा तो जो अनपढ़ बाप है उनके बच्चों को होने वाला है, तो वो अपने आप ही बोलेंगे नहीं हम नहीं आ रहे इसमें। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है। मैं सबको बताता हूँ, क्रीमी लेयर का हम ओबीसी वाले सभी मोर्चा निकालते हैं कि क्रीमी लेयर की जो अटक वो निकाल दे, या क्रीमी लेयर का जो समझो 5 लाख की जो मर्यादा है उसको 8 लाख की करे, 10 लाख की करे। अब मुझे बताओ 80% ओबीसी के ऐसे लोग हैं, 80-90%, जिनका इनकम 4 लाख से नीचे है, इसलिए पिछले है वो। अब ये यदि हमने 8 लाख बढ़ाया है, तो मुझे बताइए उनके बेटे कैसे कंपटीशन में आएंगे, बेटे बेटियां वो कंपटीशन में नहीं आ सकते। फिर भी वो रास्ते पे नेता बोलते इसलिए आ जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि हमारा खुद का नुकसान हो रहा है, लेकिन नेता बोल रहा है उसके ऊपर विश्वास, हमारे समाज का है उसके ऊपर विश्वास रख के वो भी बोलते नहीं क्रिमिनल। तो ये जो तरीका है, जब तक कि हम ये नहीं कहें कि ये इस तरीके से जो पिछड़े उनको प्राधान्य दें, यानी एक तो ये है कि जो उद्दिष्ट था आरक्षण का, रिजर्वेशन का, उसके तरफ ये सिस्टम से हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही दूसरा ये है कि कुछ लोग जो वायलेंस करवाते हैं वो बंद हो जाएगा बड़ा मोर्चे में। और तीसरा ये है कि अंत्योदय आखिरी लोगों तक के हमको पहुंचना है, तो इस तरीके से हम पहुंच पाएंगे। मैं बताता हूं लोगों को कि अंत्योदय से सर्वोदय, यानी सब आगे बढ़ सकते हैं आगे चल के। और 2 कास्ट में कैसे होता है, बहुत तनाव होता है ये रिजर्वेशन से। कभी कभी देखो, एक IAS ऑफिसर का SC का लड़का है समझो, उसके बाजू में जो भी है जो ओपन कैटेगरी का लड़का है, वो दोनों साथ में बैठते हैं, लेकिन ओपन कैटेगरी वाला अच्छे मार्क्स मिला के भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। SC समाज का जो भी है उसको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन उसको दुख कब होता है, जब IAS का ऑफिसर का लड़का, तो मेरे पिताजी तो BA है, मेरे पिताजी तो एक छोटा दुकान चला रहे हैं, और IAS ऑफिसर एजुकेशनली तो बहुत ज्यादा है, तो ये जो टेढ़ निर्माण होती है वो भी नहीं होगी। लेकिन ये छोटा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो उद्दिष्ट है उस तरफ हम बढ़ते हैं और वायलेंस नहीं होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है अंत्योदय से सर्वोदय तक आने के लिए, या रिजर्वेशन टू राइट पर्सन या राइट पीपल, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम, भारित सूचीकरण, उस तरफ हम आगे ले जा सकते हैं। सर, आपकी बातों में तर्क साफ साफ झलकता है कि आखिरी और जरूरतमंद तक ही आपकी ये रिजर्वेशन का लाभ पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या कोई व्यक्तिगत अनुभव या घटना है जिसने आपको इस विषय पर सोचने और समाधान देने के लिए प्रेरित किया है? हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने बताया भी था कि मातंग समाज के जब लोग आए, तब मैंने सोचा कि इनको रिजर्वेशन है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में आया कि कहीं इसमें सुधार होने की जरूरत है। व्यक्तिगत भी था कि जब मैं घूमता हूं तो मैं देखता हूं कि जैसे
जंगल में जो घूम रहे हैं लोग, जिसको हम विजयंती, भटक्या और विमुक्त जाति महाराष्ट्र में विजयंती कहते हैं, तो आज उनको काफी लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो ओबीसी का फायदा ले सकते। अब ये जब घूमते हैं हम गांव में अंदर, तब पता चलता है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, उन तक के हम पहुंच नहीं रहे हैं, ना उनको जानकारी है, और वो लाभ कोई भी सरकारी योजना का ले नहीं सकते क्योंकि उनको जानकारी रही तो उनके पास कागजात नहीं है। मैं जब बताता हूँ हमारे धनगर कम्युनिटी के लोग, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो कास्ट सर्टिफिकेट तो अलग ही बात है। उनके पास कहीं पे भी वो जैसे जंगल में ही वो पैदा हुए रहते हैं, 7 दिन तक के पहुंचते नहीं शहर में, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, तो आगे का और प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। तो इनको ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए ना, तो शहर वाले हम ले रहे हैं सब। तो ये तरीके से, इसकी वजह से मुझे लगा कि इसमें बदलाव जरूरी है, और मैंने तभी भी बताया कि ये 100 साल तक के भी रहा तो वो बदलाव नहीं आएगा जब तक के हम इसमें बदलाव नहीं करते सिस्टम में। सर, आपने वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम पर प्रकाश तो डाला है, लेकिन अगर सरल शब्दों में आप इसे समझा सकें व्यूअर्स को, तो किस तरीके से इसे? बस एक ही है, समझो हम प्रायोरिटी दे कि जिसके माँ बाप अनपढ़ है उनको प्राथमिकता देंगे कि जो भी समझो एजुकेशन का है या नौकरी का है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो यदि है, समझो कि भैया ये इसने 1 डिग्री हासिल की हुई है, इतनी मिनिमम का उसने वो ले लिया। दूसरा है उसके पास उससे ज्यादा मार्क होंगे, लेकिन उसके माँ पिताजी डॉक्टर है, इंजीनियर है, काफी बड़े ओहदे पे है, तो लेकिन प्रायोरिटी इसी को मिलेगी जिसके माँ बाप अनपढ़ है, ताकि हम वो परिवार को आगे ला रहे हैं। वो परिवार हमेशा के लिए बाहर आएगा, साथ में आएगा सभी लोगों के साथ। इतना भी करते हैं तो काफी होगी। इसमें जाति आधारित आरक्षण को कैसे बनाया रखा जाएगा जबकि स्कोर प्रणाली लागू होगी, कैसे किया जाएगा? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ओपन के लोगों के लिए नहीं, जातियां वही रखेंगे जो है अभी भी SC ST OBC में, उसमें फर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो पिछड़े हैं कैसे पहचाना जाए, तो जिनके माँ बाप अनपढ़ है या जो जिनकी शिक्षा जिला परिषद या कॉर्पोरेशन स्कूल से हुई है, तो वो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कास्ट और ये नहीं चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं इसमें और एक बताता हूँ, ST आरक्षण का है, मीणा कम्युनिटी है, बहुत अच्छे से आगे आए हुए पढ़े लिखे हैं सभी, हाँ, IAS ऑफिसर्स है, मिनिस्टर्स है, पॉलिटिक्स में है, कलेक्टर्स हैं, वो ST में है। तो गढ़चिरौली का ST का जो होगा शेड्यूल ट्राइब के लोग जो भी गढ़चिरौली में, वो उनसे कभी 100 साल के बाद में भी कंपटीशन नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं सभी कम्युनिटी। तो अब वो रिजर्वेशन का पूरा लाभ वही ले रहे हैं। यहाँ के गढ़चिरौली या नंदुरबार, यहाँ के लोगों को वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो और 100 साल तक के वो कभी आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से इसलिए ये वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम या भारित सूचीकरण बहुत जरूरी है। आरक्षण तो काफी गहनता का ये सब विषय है, लेकिन क्या ये प्रणाली संवैधानिक रूप से लागू की जा सकती है या इसके लिए संशोधन की जरूरत होगी? सही कहा आपने, क्या ये संवैधानिक है? मैं तो कहता हूँ उद्दिष्ट से हम पैरेलल चल रहे हैं। जैसे उसका जो मकसद था वो ये है कि जो शैक्षिक और सामाजिक रीत्या पिछड़ा है, हमने सामाजिक का भी लिया, शैक्षिक का भी लेके उनको कास्ट को अंदर लिया। OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास है, कास्ट नहीं है, अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास है। लेकिन क्लास आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो कास्ट बेसिस पे, क्योंकि उस वक्त ये डिफिकल्ट था। लेकिन आज ये पॉसिबल है, कंप्यूटराइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल,
ये हम पूरा डिस्प्ले भी कर सकते पारदर्शिता के तहत। तो ये आज पॉसिबल है। तो इसलिए ये उद्दिष्ट के तरफ हम जा रहे हैं कि जो पिछड़े हैं शैक्षिक रीत्या या सामाजिक रीत्या, उनको मिलना चाहिए। तो शैक्षिक रीत्या कौन पिछड़ा है? जिसके माँ बाप अनपढ़ है वो पिछड़ा है। और हम कास्ट नहीं बदल रहे, परसेंटेज नहीं बदल रहे। तो आपका सच में सवाल सही है कि संवैधानिक रूप दे सकते हैं क्या इसको? तो दे ही सकते हैं, क्योंकि ये उद्दिष्ट से पैरेलल चल रहा है, उद्दिष्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने मातंग समुदाय और मीना जनजाति का जिक्र किया है। क्या वर्तमान आरक्षण प्रणाली इन भीतर की असमानताओं को नजरअंदाज करती है वर्तमान की कार्यप्रणाली में? हाँ, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, वैसा नहीं है। जस्टिस जी रोहिणी यानी जो ऑनरेबल जस्टिस कोर्ट के थे, उनका कमीशन वही गवर्नमेंट ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिठाया हुआ, उनके जो आंकड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे उसमें कि सिर्फ 10 कास्ट जो है उन्होंने 24.95% लाभ उठाया। 983 कास्ट हैं जिन्होंने कुछ भी लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, शैक्षिक भी नहीं। और 994 कास्ट हैं जिनको 2.68% ही लाभ उठाया। यानी ये सिर्फ अपना अनुभव नहीं है, ये अपने पास एविडेंस है, फिगर्स बोलते हैं, और वो भी सरकारी फिगर्स है, वो भी कमीशन के जो जस्टिस जी रोहिणी यानी जस्टिस के है, न्यायमूर्ति के। सर, बात अभी करेंगे सब कैटेगराइजेशन को। राजनीतिक दलों का समर्थन मिलेगा? हाँ, ये बहुत अहम बात है। क्या है, हम सेपरेट कैटेगराइजेशन में यानी हमारे माइंड में हमेशा सोच ऐसी है, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड। अब ओबीसी में 2633 कास्ट है। अब उसमें 4 डिवीजन यदि करते अपन ऐसे जो मैंने अभी बताया, तो उसमें करीबन 900 कास्ट आ जाएंगे एक एक कैटेगरी में। अब 900 में से 10 कास्ट फिर से 25% लाभ ले लेंगे। उसमें से 800 कास्ट है जो कुछ भी लाभ नहीं ले लेंगे, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी ये तरीके से क्लासिफिकेशन काफी बार हुआ है और इसका कुछ फायदा होगा ये नहीं है, क्योंकि हम उसका जो उद्दिष्ट है उसके तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही लाभ लेंगे जो पहले से ही आगे बढ़े हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये प्रणाली आरक्षण को जटिल बना देगी। आप इस आलोचना का क्या उत्तर देंगे? जटिल नहीं, आसान बनाएगी, क्योंकि अभी भी क्रीमी लेयर है ओबीसी में, तो वो जटिल बना रही है ऐसा बोलेंगे क्या हम? तो यदि वो जटिल बना रही तो उससे तो ये बेटर है। हाँ, क्योंकि इसमें यदि 12वीं पास नहीं हो गया लेकिन वो बोल रहा मैं अनपढ़ हूँ, यानी उसके बेटे के इसके लिए आरक्षण का लाभ उठा, तो उसके बाजू वाले उसके ये सभी बोलेंगे नहीं मुझे पता है, ये मेरे साथ ही था स्कूल में, और वो सर्टिफिकेट आज भी मिल सकता है और ये ऑनलाइन सबको विजिबल रहेगा। तो कम से कम इनकम का तो भी ऐसा होता है, काफी बार आपने देखा, हाँ, छुपा सकते हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता क्योंकि वो सर्टिफिकेट रहता है। लेकिन इसमें छुपाना बहुत मुश्किल है, तो ये ज्यादा आसान है। क्या इससे जातियों के बीच नया विवाद या असंतोष पैदा होगा, लगता है आपको? नहीं, इसमें असंतोष कम होगा। मैंने बताया तभी उदाहरण आपको कि जिसको लगता है कि इसके पिताजी तो IAS ऑफिसर है, ये सामाजिक रीत्या मेरे पिताजी को कोई नहीं पूछता, इसके पिताजी को हमेशा पूछते, ये बच्चे के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, टीचर से लेके सभी, क्योंकि ये IAS ऑफिसर का बेटा है, मेरे साथ नहीं करता है। और इतना हाईली एजुकेटेड फैमिली से होके भी उसी को लाभ मिल रहा है, तो टेढ़ ज्यादा होती है। इसको लगेगा नहीं वो तो उसके माँ बाप अनपढ़ है, उसको ही प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ये सबको लगेगा, क्योंकि मानवता हर एक के दिल में है। लेकिन ये जब देखते हैं ना ऐसा तफावत कि ऐसा हो रहा है, तब बुरा लगता है सबको, और फिर वो सिर्फ कम्युनिटी का नहीं, उसको आरक्षण के प्रति भी अविश्वास हो जाता है। बराबर है।
क्या आपने सर ये सुझाव संसद या किसी सरकारी समिति के समक्ष अभी रखा है? मैं 3 बार जस्टिस जी रोहिणी, आदरणीय जस्टिस जी रोहिणी के कमीशन में भी ये रखा था, और मेरा प्राइवेट मेंबर बिल था जो रिजोल्यूशन करके भी हमने उसके ऊपर चर्चा हुई थी राज्यसभा में, करीबन 1 घंटा चर्चा हुई इसके ऊपर। आप इस विचार को सरकारी नीति में बदलने के लिए कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं आने वाले दिनों में से? अब सभी कदम उठाने का, आपके जरिए भी लोगों तक के पहुंचाने का एक कदम वो है। वैसे ही काफी जगह मैं इसको लेख लिखकर, वर्तमान पत्र में लिखकर और सब जगह बताया, लेकिन वैसे सबको इसकी प्रायोरिटी नहीं लगती है और सब डरते भी है कि आरक्षण को छेड़छाड़ करो, यानी तकलीफ वाली बात है, उससे जो शांति है वो बने रहे। हाँ, तो इसीलिए कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहता, इसलिए भी शायद है। लेकिन मुझे लगता है इसका समर्थन सभी करेंगे, क्योंकि हम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो विजन था उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी सुझाव सबको अच्छा लगेगा। युवा वर्ग में आरक्षण को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, उन्हें आप किस तरह से संदेश देंगे, क्या समझते हैं? अब मैं आपका भ्रम, यानी मुझे लगता है कि कुछ लोग, युवा लोगों को ऐसा लगता है कि आरक्षण ना रहे, लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आरक्षण की बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत पिछड़े हैं वो लोग, क्योंकि कम से कम 300-400 साल से उनको तकलीफ हुई है और वो पिछड़े रह गए। लेकिन ये भी सही है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए वहां तक के हम नहीं पहुंच रहे, इसलिए युवा लोगों को लगता है ये नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस जो सुझाव अपन अभी जो दे रहे थे, वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम या भारित सूचीकरण, उनको लगेगा कि सही है ये और ये जरूरी भी है। मेरे ख्याल से आरक्षण बहुत जरूरी है, यदि हम जरूरतमंद तक के वो पहुंचाए तो, और सभी लोग इसमें साथ रहेंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि हाँ भाई, इनके माँ पिताजी अनपढ़ है तो सच में इसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, प्राधान्य मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है युवा पीढ़ी ये समझ ले कि जो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, हम वो रेस लगा रहे हैं। मैंने वो बताया था आपको कि समझो नीट एग्जाम है, जो क्लासेस लगा रहे हैं, तो कॉलेज नहीं जा रहे, क्लासेस लगा रहे, लेकिन जिनको ये सुविधा ही प्राप्त नहीं है तो कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। वैसे ही जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं तो इंग्लिश मीडियम यदि हम कहें तो उनके लिए तो बहुत ही कठिन हो जाता, कभी शब्द ही वो सुने हुए नहीं रहते हैं, और किसी को उसका इम्पोर्टेंस भी नहीं है पढ़ाई लिखाई का, तो उनके लिए स्ट्रगल बहुत मुश्किल है। तो उनको हम एक हाथ दे ताकि वो भी अपने साथ रहे, और यदि हम सब टीम बनाते हैं तो डेफिनेटली हर एक को फायदा होगा, क्योंकि भारत देश एक मिलके आगे बढ़ेगा। इस इंटरव्यू को अंतिम पड़ाव पर लेकर चलते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम से ग्रामीण और कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को आगे बढ़ने का एक बेहतर अवसर मिलेगा? आखिर में इसका ग्रामीण और आपने कौन सा बताया, जो पिछड़े हैं उनको बेहतर असर मिलने वाला है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द लागू हो जाए, क्योंकि सबसे पिछड़ेपन के लिए जो वो क्यों है इसे समझना चाहिए। वो पिछड़े आज भी है और 10 साल 100 साल भी रहेंगे, तो इसलिए ये तरीके से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम आरक्षण का जो फायदा लोगों को होना चाहिए, जिसकी वजह से वो सभी मुख्य प्रवाह में आए, तो ये तरीके से मेरे ख्याल से, नहीं तो सभी को मैंने जिसने से बातचीत की वो बोलते हाँ अच्छा है, लेकिन पता नहीं ये करेंगे या नहीं, ऐसा सबको लगता है, क्योंकि छेड़छाड़ करने से किसी किसी की गलत फहमी हो सकती है, तो इसलिए वो डर से वो होगा कि नहीं, इसके बारे में साशंक है, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बोलता कि ये सिस्टम गलत है। हाँ, तो सिस्टम तो सही है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से आगे बढ़े उस पर
चर्चा हो जाए तो मेरे ख्याल से सभी बोलेंगे कि हाँ ये होना चाहिए। मैं आपके चेहरे से भी समझ रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। सर एक्चुअली कैसे है कि आपने जो बातें बोली है उससे मैं रिलेट तो कर पाती हूँ। कई बार जो अनुभवी बच्चा होता है जो ओपन कास्ट से भी आता है वो भी उतना ही कैपेबल है और जितना शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ओपन के बच्चे को भी नहीं मिल पाती है। हमारे दोस्तों के भी सवाल रहते हैं, बराबर, सही कहा जरूरी आपने। नहीं कि हम अमीर ही होंगे, हम भी गरीब हैं। हाँ नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है। और इसीलिए मैंने कहा भी कि एक बच्चा ओपन से है कैटेगरी से और उसके पास IAS ऑफिसर का बेटा यदि बैठता है और दोनों में उसको मिलता है, ताकि जबकि मार्क्स कम है उसके, फिर भी तो दर्द होता है। लेकिन समझो दोनों साथ में बैठे हैं, एक ओपन कैटेगरी का है, मार्क्स कम है, लेकिन वो बोलेगा इसके माँ बाप तो अनपढ़ है, मेरे माँ बाप कम से कम कुछ पढ़े लिखे तो भी है, नहीं इसको मिले तो कुछ हर्ज नहीं। ये जो है ना, इससे ये प्रॉब्लम कम होगा। मैंने वो भी बताया कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सबको आरक्षण ही हटा दे, कुछ ओपन कैटेगरी के बच्चों को स्पेशली आज के, क्योंकि गलत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ, इसलिए लग रहा है जब जेन्युइन केस रहेगी तो सबको, सब ओपन कैटेगरी के सबको नहीं, कोई भी मानवतावादी होगा तो उसको भी लगेगा। और वो सभी है आज के बच्चे, एज ए ह्यूमन बीइंग दे हैव गुड फीलिंग्स रिगार्डिंग दोज हु आर लाइक अदर्स। बिल्कुल आपने सही कहा, उनके मन में ये है कि दूसरों की हम मदद करें, और जब वो गलत लोगों के तरफ पहुंचता है तो दर्द तो सबको होगा ही। बराबर सर। डॉक्टर महात्मे की ये पहल ना तो आरक्षण के खिलाफ है और ना ही जातिगत संरचना को खत्म करने की मांग करती है। ये प्रणाली आरक्षण को और न्याय संगत और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है। अंत्योदय से सर्वोदय, यानी समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान से पूरे समाज की उन्नति, यही विचार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों के भारत की ओर एक मजबूत कदम हो सकता है। आज की जरूरत है एक खुले मन से इस पर चर्चा करने की, ताकि हम एक ऐसा भारत बना सके जहां सिर्फ हकदार को हक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे। धन्यवाद निशा जी, बहुत अच्छा आपने समारोह किया।